जय माता दी दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य में कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और लाखों भक्त हर साल माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो आप भी अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के दरबार में हमको कैसे पहुंचना है, कितना खर्चा आएगा, कहां कहां रुकना पड़ता है, अगर हम ऑनलाइन रूम बुक कराएंगे तो कैसे कराएंगे, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा, कैसे हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी सारी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे पहुंचे। तो वैष्णो देवी जाने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना पड़ेगा। जम्मू आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रेन से। आप बाई ट्रेन जम्मू पहुंच सकते हैं। देश के सभी मुख्य शहरों से जम्मू के लिए सीधे ट्रेन चलती है। जम्मू से आगे आपको जाना होता है कटरा, जो कि 68 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कुछ शहरों से सीधे कटरा के लिए भी ट्रेनें चलती हैं। तो अगर आपके शहर से सीधे कटरा के लिए ट्रेन चलती है तो आप बाई ट्रेन सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बस से। तो आप बाई बस जम्मू होते हुए भी कटरा पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप बना हुआ है। यहां से हर 10 मिनट में कटरा के लिए बस छूटती है, जिसका कि टिकट का चार्ज 70 से 80 रुपए होता है और 1.5 से 2 घंटे में आप कटरा पहुंच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है बाई फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से कटरा जाना चाहते हैं तो कटरा में एयरपोर्ट नहीं है, इसके लिए आपको जाना होगा पठानकोट। पठानकोट आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, इसके बाद बस या टैक्सी करके सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। तो अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। तो कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको अपने रुकने की व्यवस्था करनी। तो कटरा में रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला तो कटरा में बहुत से होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप इसमें भी रुक सकते हैं, जिसका कि चार्ज 500 से लेके 1500 रुपए तक होता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन है कटरा में बना हुआ माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन। तो आप निहारिका भवन में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको डोरमेट्री, AC नॉन AC रूम मिल जाएंगे। अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं तो 100 रुपये का चार्ज होता है। अगर आप AC और नॉन AC रूम लेते हैं तो 600 से 800 रुपए में आपको निहारिका भवन में रूम मिल जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निहारिका भवन में ही रुकें, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ सफाई बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी और कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं देखने की मिलेगी। निहारिका भवन जो है वो कटरा बस स्टॉप के पास में ही बना हुआ है। अगर आप चाहें तो निहारिका भवन में पहले से ही रूम की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑनलाइन रूम की बुकिंग भी पहले से हो जाती। इसके लिए आपको maavaishnodevi.org पे जाके इसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कटरा शाम को पहुंच जाते हैं तो कटरा में ही रात में स्टे कर लीजिए और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग माता के भवन के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। अगर कटरा में खाने पीने की बात करूं तो कटरा में खाने पीने की बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ खाने का जो रेट है वो काफ़ी सही है। 80 से 100 रुपए में थाल के हिसाब से लगभग हर होटल में आपको खाना मिल जाएगा। अब बात करते हैं कटरा से आगे जाने से पहले हमको क्या करना होता है। तो हमको सबसे पहले एक यात्रा पर्ची निकलवानी होती है, जिसका कि काउंटर कटरा बस स्टॉप के पास में ही बना हुआ है। आप कटरा से यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची ले लें और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर ही आपको बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचना होता है। इसलिए जब आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हो तभी जाके यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे यात्रा पर्ची कटा लें और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दें। अब आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन कटरा बस स्टॉप से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है बाणगंगा चेक पोस्ट, जहाँ पे आप ये यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची चेक होती है और आपकी भी चेकिंग होती है। अगर आप चाहें तो कटरा बस स्टॉप से बाणगंगा चेक पोस्ट तक ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 20-20 रुपए लेते हैं और आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो पैदल भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप पहुंच चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। यहीं पे आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक नया रास्ता आपको दिखाई देगा, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हो ताराकोट मार्ग। दोस्तों अगर आप चाहें तो ताराकोट मार्ग से भी अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है वो 2 किलोमीटर ज्यादा है। अगर आप पैदल इस पे यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर ज्यादा की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नया रास्ता बना है ताराकोट मार्ग, ये पुराने रास्ते से काफी बेहतर है, क्योंकि इस पे घोड़े और खच्चर नहीं चलते, ना पालकी वाले चलते हैं, इसलिए आपको पूरी रास्ते भर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं जो कि बाणगंगा होते हुए जाता है तो इस रास्ते में कभी कभी घोड़े और खच्चर की वजह से परेशानी हो जाती, इसलिए अगर आप चाहें 2 किलोमीटर ज़्यादा चल सकते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से ही यात्रा करें।
दोस्तों अगर आप पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें आपका एक तो फायदा ये होगा कि आपको 2 किलोमीटर पैदल कम चलना पड़ेगा और रास्ते में चरण पादुका के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि ताराकोट रोड से जाएंगे तो आप चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ आपको बता दूं, वैष्णो देवी की यात्रा पे जब आप जाएंगे तो मुख्य रूप से 4 जगह आप दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले दर्शन होते हैं चरण पादुका के, उसके बाद होते हैं अर्धकुमारी के, उसके बाद माँ वैष्णो के दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है 2 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं बिना भैरव बाबा के दर्शन किए हुए ये यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपना मार्ग चुन सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वाले बाणगंगा वाले मार्ग से ही अपनी यात्रा करें। इसका ये फायदा होगा कि आप रास्ते में बाणगंगा पर रुक के अगर स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, और ऊपर थोड़ा सा जाके जो चरण पादुका के दर्शन होते हैं, जो प्रथम दर्शन कहे जाते हैं, वो दर्शन करते हुए अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उन भक्तों के लिए जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पे घोड़े, खच्चर और पालकी की भी व्यवस्था है। तो अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 1200 रुपये एक तरफ का आपको किराया लिया जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 3200 रुपये के आसपास का आपसे किराया लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका। चरण पादुका पहुँचने के बाद हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपकी जो ये पैदल यात्रा होने वाली वो लगभग 7 से 8 घंटे की होती है, जो कि बहुत आराम से आप 7 से 8 घंटे में भवन पहुंच जाएंगे। रास्ते भर आपको खाने पीने, बैठने, वॉशरूम, मेडिसिन, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रास्ते भर जगह जगह पे बहुत से होटल, बैठने के लिए सीट्स, पानी पीने के लिए फ्रीजर लगे हुए हैं। इसके अलावा वॉशरूम और डिस्पेंसरी भी आपको कुछ कुछ दूरी पर मिलती रहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है रास्ते में तो आप डिस्पेंसरी से अपनी दवा भी ले सकते हैं। और अगर आप नए ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा कर रहे हैं तो इस रास्ते भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम आगे पहुंचते हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद आपको यहाँ भी दर्शन करने होते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको एक टोकन लेना होता है। जो टोकन आपको दिया जाता है उस पर एक ग्रुप नंबर मेंशन किया जाता है, क्योंकि अर्धकुमारी की जो गुफा है वहाँ पे सिर्फ गुफा के ही दर्शन कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि 12 से 15 घंटे बाद ही दर्शन होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अर्धकुमारी में दर्शन 2 से 2.5 घंटे में हो जाएंगे तो आप अर्धकुमारी में रुक के वेट कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, तब आगे की यात्रा शुरू करिए। और अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है 8 से 10 घंटे लगने वाला है अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए, तो आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करते रहिए, माता रानी के दर्शन करिए ऊपर जाकर, और वापसी में आके गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी में रुकना चाहते हो तो यहाँ भी श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित कई सारे होटल बने हुए हैं, तो आप इसमें रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको डोरमेट्री, एसी रूम और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। अगर आपको अर्धकुमारी में एसी रूम, नॉन एसी रूम, डोरमेट्री कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, आप इनमें भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कम्बल लेना चाहते हैं तो आप एक सिक्योरिटी मनी 100 रुपये जमा करके कम्बल ले सकते हैं। आप जब कम्बल वापस करेंगे तो आपको 100 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप अर्धकुमारी से आगे घोड़े, खच्चर या पालकी से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पालकी या घोड़े से जा सकते हैं। घोड़े का जो किराया होता है अर्धकुमारी से भवन का वो 600 रुपये होता है, और पालकी का जो किराया होता है वो 1700 रुपये होता है। तो दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा से बहुत ज्यादा थक गए हैं अर्धकुमारी पहुंचते पहुंचते तो आप पालकी और घोड़े का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अब अर्धकुमारी से भवन के लिए बैटरी कार भी चलने लगी हैं, तो आप इससे भी भवन तक जा सकते हैं। इसका जो किराया होता है वो पर पर्सन 350 रुपये होता है, लेकिन कभी कभी इसके लिए काफी लंबी लाइन लगनी पड़ जाती है। घंटे से 1.5 घंटे बाद आपको टिकट मिलता है, तो आप अगर चाहें तो बैटरी कार से भी भवन तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो ये सुविधा भी यहाँ आपको मिल जाती है। कटरा में ही हेलीपैड बना हो और यहाँ से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सांझी छत भवन से 2 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, तो सांझी छत से आगे आप पैदल की यात्रा कर सकते हैं। फिर अगर घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े भी आपको मिल जाते हैं। 200 से 250 रुपये घोड़े वाले लेते हैं सांझी छत से आपको भवन तक ले जाने का। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर का चार्ज कितना होता है। अगर आप कटरा से सांझी छत तक जाते हैं तो 1730 रुपये होता है। अगर आप अप डाउन पहले कटरा से सांझी छत जाएंगे और सांझी छत से फिर कटरा वापस हेलीकॉप्टर से आएंगे तो इसका चार्ज 3660 रुपये होता है। और जो इसकी टिकट होती है वो आपको कहीं से भी ऑफलाइन नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही टिकट कराना पड़ेगा, जिसकी की वेबसाइट माँ वैष्णो देवी ORG है। यहीं से आप अपनी हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो भक्तों माता का जयकारा लगाते हुए अब
अब आप पहुंच चुके हैं भवन। भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नहाने और फ्रेश होने के लिए वहां पे बहुत सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो आप इनमें जाके फ्रेश हो सकते हैं और नहा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो वहीं पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, तो आप क्लॉक रूम में अपना सारा सामान रख दीजिए। और इसके साथ साथ ही अगर आपके पास लेदर का बेल्ट है और लेदर की पर्स है, कंघा है, पेन है, घड़ी है, तो ऐसा कोई भी सामान अगर आपके पास है तो वो सारा आप अपने क्लॉक रूम में ही जमा करवा दीजिए। क्लॉक रूम का जो चार्ज होता है पूरी तरीके से निःशुल्क होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। इसके बाद आप दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करने जाने से पहले यहीं पे बहुत सारी ट्रस्ट द्वारा संचालित भेंट शॉप है, मतलब अब जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। तो प्रसाद आप यहाँ पे जो खरीदते हैं तो 25 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये तक आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट दुकानें भी हैं, तो आप यहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। लेकिन जो अलग से प्राइवेट दुकानें बनी हुई हैं वो प्रसाद के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रस्ट द्वारा संचालित दुकानों से ही प्रसाद खरीदें। प्रसाद लेने के बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। अगर आप नवरात्रि में नहीं गए हैं तो आपको नॉर्मल 2 से ढाई घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप नवरात्रि में जाते हैं तो ये दर्शन आपको 4 से 5 घंटे में होने वाले हैं माता रानी के। अब आप लाइन में लगने के बाद आ चुके हैं माता रानी गुफा के अंदर। सामने पिंडी रूप में विराजमान है माता वैष्णो देवी। अब आप इनके दर्शन करिए और अपनी मनोकामना मांगिए, फिर दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। अगर आप यहीं पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित कई सारे होटल बने हुए हैं, तो आपको इसमें डोरमेट्री रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे जो डोरमेट्री का चार्ज होता है वो 120 रुपये होता है और 800 से लेके 1500 रुपये के आसपास में आपको यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। इनकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन तरीके से करा सकते हैं, जिसके लिए आपको माँ वैष्णो देवी ORG पे जाना पड़ेगा और आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफलाइन भी रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर रूम खाली होते हैं तो ऑफलाइन भी दे दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे ट्रस्ट द्वारा संचालित कई सारे रेस्टोरेंट चलते हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भैरव बाबा की। तो भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने आपको जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसके लिए आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला तो आप पैदल यात्रा करके जा सकते हैं, जिसकी की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, जो कि 250 से 300 रुपये चार्ज लेते हैं एक तरफ का। इसके अलावा अब वैष्णो देवी मंदिर से रोपवे के भी शुरुआत हो चुकी है भैरव बाबा मंदिर के लिए, तो आप रोपवे के थ्रू भी भैरव भवन तक जा सकते हैं, जिसका कि चार्ज 100 रुपये लिया जाता है आपसे अप और डाउन का। भैरव बाबा मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 15 से 20 मिनट में आपको भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं नवरात्रि के समय तो 40 से 50 मिनट में आपको भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वैष्णो देवी ट्रिप पे कितना खर्चा आने वाला है, जिसको कि मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहले अगर आप पैदल यात्रा करते हैं पूरी वैष्णो देवी यात्रा में तो इसमें आपका 3500 रुपये के आसपास खर्च आने वाला है। अगर आप घोड़े खच्चर से ही यात्रा करते हैं तो 6 से 7 हज़ार का खर्च आने वाला है। अगर आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी की यात्रा ट्रिप प्लान करते हैं तो 10 से 11 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.